स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्जुना कोचिंग क्लासेस बिलासपुर में। तो कृषि का जो हम आज का अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो आपके एसीएफ के सिलेबस में है सीड टेक्नोलॉजी। क्या है? सीड टेक्नोलॉजी। इसको हिंदी में कहा जाता है बीज प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये आपको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के बाद दिखने वाला टॉपिक होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चंस कवर रहते हैं और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको फैक्ट के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, तथ्यों के आधार पे कि क्या चीजें रहती हैं, कैसे चीजें रहती हैं और कैसे किया जाता है। तो चलिए फिर से इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक मतलब आप देख सकते हैं दो वर्ड है, पहला है सीड, दूसरा है टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या है? पहला है सीड, दूसरा है टेक्नोलॉजी। अब बीज की परिभाषा हमें बचपन से बताई गई है। ठीक है, बीज को हम बचपन से देखते आ रहे हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी है, परंतु इस जानकारी को थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप से बदल देते हैं। ठीक है, चेंज कर देते हैं, बदलते नहीं मतलब समझते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या है आपका वर्ड? क्या है? सीड, जिसको क्या कहा जाता है? बीज। बीज की परिभाषा होती है। ठीक है, हम सामान्य अर्थ में क्या बोलते हैं? बीज को जैसा अपन बोलते हैं ना कि यार धान का बीज ले आओ, गेहूं का बीज ले आओ, तो बीज मतलब क्या रहता है? जिससे हम नए पौधे उगाएंगे। ये एक परिभाषा होती है, पर इस परिभाषा को हमें और बेहतर तरीके से समझने के लिए बीज के परिभाषा को दो हिस्सों में वर्गीकृत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दो हिस्सों में वर्गीकृत। बीज की परिभाषा को कृषि के क्षेत्र में दो हिस्सों में बताया गया है। पहला रहता है आपका सस्य परिभाषा, एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन, और दूसरा रहता है आपका वानस्पतिक परिभाषा। ठीक है, एक को क्या बोला जाता है? सस्य, या इसी को इंग्लिश में एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन कहा गया है। सेकंड है आपका वानस्पतिक, जिसको बॉटनिकल या बॉटनिकल डेफिनेशन या परिभाषा कहा गया है। सस्य विज्ञान के आधार पे बीज की परिभाषा है कि बीज पौधे का ऐसा हिस्सा होता है जिससे कि नया पौधा तैयार किया जा सके। क्या बोल रहा है आपका? कि बीज जो रहता है सस्य परिभाषा के अकॉर्डिंग, कि बीज ऐसा पदार्थ रहता है जो कि हमें कहां से प्राप्त होता है? पौधे से, पौधे के भाग से प्राप्त होता है। और इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? नए व समान पौधों के उत्पादन के लिए। समझ आ गया क्या कहना चाहता है सस्य परिभाषा? कि बीज एक ऐसा पदार्थ है जो हमें पौधे के किसी भाग से प्राप्त होता है और इस भाग का उपयोग हम नए पौधे बनाने के लिए करते हैं। ये सस्य परिभाषा है। और इसी परिभाषा के अकॉर्डिंग हमें कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कीवर्ड्स जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि पहला, बीज क्या है? एक अविकसित परंतु जीवित। क्या है? अविकसित है, पौधे का कोई भाग है जो कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है परंतु जीवित रहता है। क्या रहता है? जीवित। और इस जीवित भाग का उपयोग किसके लिए करते हैं? प्रवर्धन के लिए। प्रवर्धन का मतलब क्या रहता है? प्रवर्धन का मतलब रहता है कि किसी तथ्य, किसी पदार्थ का उपयोग करके उसी के जैसे नया पदार्थ बनाना। प्रोपोगेशन। अब प्रोपोगेशन दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, सस्य क्रिया में प्रोपोगेशन दो प्रकार से हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? पहला रहता है आपका लैंगिक और दूसरा रहता है आपका अलैंगिक। लैंगिक में क्या रहता है? लैंगिक प्रसारण या लैंगिक प्रवर्धन ऐसा तरीका होता है जिसमें नर और मादा क्या रहता है? लैंगिक में याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, सभी को पता होगा, उसकी बात भी याद रखेंगे। लैंगिक प्रजनन या लैंगिक प्रवर्धन की भी बात की जाए तो उसमें क्या रहता है? जब नर और मादा आपस में मिलते हैं, क्या रहते हैं? मेल और फीमेल जो है आपके, मेल प्लस फीमेल जब इंक्लूड होते हैं और इससे प्रोजेनी या संतति बनती है, ऐसे प्रवर्धन को आपका लैंगिक प्रवर्धन या लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। अलैंगिक प्रजनन मतलब ये जरूरी नहीं कि मेल और फीमेल हो, बस पौधे का कोई हिस्सा होना चाहिए। जैसे कि आपका तना हो सकता है, जैसे कि आपका ट्यूबर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपका रनर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका बल्ब या शकर्स हो सकते हैं। कोई भी चीजें हो सकती है, पौधों का बस हिस्सा होना चाहिए। जबकि लैंगिक में क्या है? नर और मादा हिस्से होने चाहिए।
नर हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन्स जिसको परागकण बोलते हैं। मादा हिस्सा क्या आ जाएगा आपका, ओवरी जिसको अंडाशय बोलते हैं। जब इन दोनों के बीच में क्या होता है, फर्टिगेशन होता है, ये दोनों आपस में मिलते हैं और उसके बाद आपकी क्या बन जाती है, संतति। ये लैंगिक है और अलैंगिक, ये समझ आ गया। तो सस्ती परिभाषा आपको समझ आ गई। सस्यीय परिभाषा के पश्चात जो आपका अगला परिभाषा वानस्पतिक परिभाषा, जिसको बॉटनिकल डेफिनेशन कहते हैं, बॉटनिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बीज जो है वो एक निषेचित अंडा रहता है। क्या रहता है, निषेचित अंडा। यह आपको एग्जाम में एक साल पूछा था कि बीज क्या होता है, निषेचित अंडा, अनिषेचित अंडा, सामान्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे बीज जो है एक निषेचित, जिसको फर्टिलाइज्ड एग कहा जाता है, ठीक है, वानस्पतिक परिभाषा के अकॉर्डिंग। और यह कहा गया है कि इस अंडे में क्या क्या पाया जाएगा आपका, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और लास्ट में आपका सीड कोट। ठीक है, पहले तो ये कह दिया गया कि बीज क्या है, बीज एक निषेचित अंडा है जिसमें एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और सीड कोट पाया जाता है। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, एंडोस्पर्म मतलब भ्रूण कोश और सीड कोट मतलब बीज का बाहरी आवरण। ये आपकी क्या थी, बायोलॉजिकल या फिर आपका बॉटेनिकल डेफिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डेफिनेशन आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिए जाते हैं। आपको पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बीज के किसी एक हिस्से से या पौधे के किसी एक हिस्से से नया पौधा तैयार करना कहलाता है आपका सस्यीय बीज कहलाता है, या वानस्पतिक बीज कहलाता है, या आपका मैकेनिकल बीज कहलाता है, या आपका कुछ भी और दे सकता है। तो याद रखेंगे इस परिभाषा में आपका क्या है कि पौधे के किसी एक हिस्से से नया पौधा बनाना, ये आपका क्या है, सस्यीय परिभाषा। ये लैंगिक भी हो सकता है और अलैंगिक भी हो सकता है। बॉटनिकल या वानस्पतिक परिभाषा क्या कहता है कि बीज एक निषेचित अंडा है जिसमें एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और सीड कोट पाया जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई, मतलब हमें सीड समझ आते हैं। अब बात करते हैं सीड टेक्नोलॉजी की, बीज प्रौद्योगिकी की। तो बीज प्रौद्योगिकी की क्या परिभाषा है, तो आपका बीज प्रौद्योगिकी विज्ञान की ऐसी शाखा है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि बीज प्रौद्योगिकी ऐसा विज्ञान है, ठीक है, क्या है, ऐसा विज्ञान है जिसमें हम क्या करते हैं, बीज का उत्पादन, क्या है, बीज उत्पादन, ठीक है, बीज का, बार बार बीज नहीं लिखूंगा, एक बार लिख दिया, तो बीज का प्रबंधन, ठीक है, बीज का प्रसंस्करण, आखिरी में वितरण इत्यादि चीजों का अध्ययन किया जाता है। सीड टेक्नोलॉजी मतलब बीज प्रौद्योगिकी क्या है, ऐसा विज्ञान है जिसमें बीज के उत्पादन, बीज के प्रबंधन, बीज के प्रसंस्करण और बीज के वितरण संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अब एक एक को समझेंगे। सीड है तो उसका प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है, मतलब बीज को पैदा करना, बीज पैदा करने के बाद उसकी देख रेख करना, मैनेजमेंट करना, केयर करना, उसके बाद उसको प्रोसेस करना, सुरक्षित रखना और लास्ट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, आपकी सीड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। इन चीजों के बारे में पढ़ा जाता है। क्लियर है, तो ये चीज भी आपको समझ आ ही गई होगी। इसके पश्चात आपका जो फिर नेक्स्ट है, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में सीड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जिसमें कि सबसे पहला है आपका सीड इंडेक्स। आपको पेपर में पूछा जाता है कि सीड इंडेक्स किसे कहते हैं, क्या है आपका, सीड इंडेक्स। क्लियर, अच्छा, सीड इंडेक्स के साथ दो चीजों को एक साथ चलाएंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। टेस्ट वेट, ठीक है, क्या है, पहला सीड इंडेक्स है आपका और दूसरा है आपका टेस्ट वेट। सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट का जो उपयोग रहता है ना, बीजों के परीक्षण के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, बीजों के परीक्षण के लिए। नोट कर लेंगे इन दोनों का जो आपका उपयोग है किसके लिए किया जाता है, बीजों के परीक्षण के लिए। अच्छा, कैसा परीक्षण, अलग अलग आधारों पे। जैसे कि अगर मुझे सीड को टेस्ट करना है तो उसके लिए जो मैं अमाउंट ऑफ सीड लूंगा, जैसे कि आपने देखा ना ब्लड टेस्ट के टाइम क्या रहता है, अलग अलग, जैसे कहीं 2 ml लिया जाता है, कहीं 5 ml लिया जाता है, कहीं 10 ml लिया जाता है, ऐसा अमाउंट लिया जाता है ना। वैसे ही बीजों के परीक्षण के लिए जो बीजों का भार या बीजों की संख्या ली जाती है उसको सीड इंडेक्स और टेस्ट इंडेक्स कहा जाता है।
अब बात आती है कि सीड इंडेक्स किसे कहेंगे और टेस्ट इंडेक्स किसे कहेंगे, सॉरी टेस्ट वेट किसे कहेंगे। ये आपको एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपको ये पूछा जाएगा या तो किसी फसल का पूछ दिया जाएगा। कैसे आप समझिए, सीड इंडेक्स का मतलब रहता है किसी फसल के 100 बीजों का भार। क्या रहता है? 100 बीजों का भार। कोई फसल है, उस फसल के 100 बीजों को ले लीजिए आप गिन के, और उस 100 बीजों का जो भार रहेगा वो आपका सीड इंडेक्स कहलाएगा। टेस्ट वेट क्या रहता है? किसी फसल के 1000 बीजों का भार। क्या रहता है? 1000 बीजों का भार। अब मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं, किसी फसल, तो सीड इंडेक्स में कौन सी फसल ली जाएगी और टेस्ट वेट में कौन सी फसल ली जाएगी, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा ना। ये मत समझिएगा कि अगर मान लेते हैं धान का ही सीड इंडेक्स और धान का ही टेस्ट वेट, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग फसलों को विभाजित किया गया है। किसी फसलों को सीड इंडेक्स में रखा गया है, किसी फसलों को टेस्ट वेट में रखा गया है। तो कैसे आप समझेंगे? तो ये देखिए, अगर आप एक चीज देखेंगे, यहां बीजों की संख्या कम है, यहां बीजों की संख्या ज्यादा है। तो बीजों की संख्या का कम होने का मतलब क्या है? बीज का आकार ज्यादा होना। बीज का आकार ज्यादा होना मतलब बड़े आकार के बीज होंगे तो आसानी से उनको गिना जा सकता, रखा भी जा सकता है, और उनका औसत भी आसानी से निकाला जा सकता है। पर अगर बीज छोटे हो तो 100 बीजों के वेट को कैलकुलेट करेंगे, बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा। आपका हो सकता है कि अराउंड हो सकता है 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम आए। तो इतने में क्या रहता है, जो कैलकुलेशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, उसमें त्रुटि आने की संभावना रहती है। इसलिए टेस्ट वेट में क्या रहता है आपका? छोटे आकार के बीज को रखा जाता है। मतलब जिन फसलों के बीजों का आकार छोटा होगा उन फसलों में टेस्ट वेट निकाला जाता है, और जिन फसलों के बीजों का आकार बड़ा होगा उन फसलों में सीड इंडेक्स निकाला जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, धान है आपका, बीज छोटा पाया जाता है। क्या रहता है? बीज छोटा पाया जाता है, तो उसको किस में रखेंगे हम? टेस्ट वेट में। कौन कौन सी फसल आ सकती है? धान आ सकता है आपका, गेहूं आ सकता है आपका, ठीक है, सरसों आ सकता है आपका, ठीक है, जई आ सकता है आपका। इनके बीजों को अगर आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे रहते हैं, तो इनको किस में रखा गया है? टेस्ट वेट में। बड़े बड़े बीज जैसे कि आपका चना हो गया, मक्का हो गया, मटर हो गया, मतलब आप समझ रहे हैं ना, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं, आप खुद ही बना लेंगे। जिन बीजों का आकार बड़ा होगा उसका सीड इंडेक्स निकाला जाएगा, जिन बीजों का आकार छोटा होगा उनका टेस्ट वेट निकाला जाएगा। अच्छा, आपको पेपर में ना एक साल क्वेश्चन आया था कि धान की फसल का टेस्ट वेट कितना होगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखेंगे, धान की फसल का जो टेस्ट वेट रहता है, ठीक है, किसका रहता है? धान की फसल का टेस्ट वेट वो 25 ग्राम रहता है। कितना रहता है? 25 ग्राम। मतलब धान के 100 बीजों का वजन कितना, सॉरी 1000 बीजों का वजन कितना होगा? 25 ग्राम। ठीक है, एक साल आपका धान ना पूछ के क्या पूछा गया था? बासमती धान, कि बासमती धान का टेस्ट वेट कितना होता है। तो बासमती धान का टेस्ट वेट होता है 21 ग्राम। अगर आपको सामान्य धान का पूछ रहा है तो 25 ग्राम, अगर बासमती धान का पूछ रहा है तो 21 ग्राम। गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ धान दिया तो 25 ग्राम पे आप टिक करेंगे। सिर्फ अगर स्पेसिफिकली वहां लिखा गया कि बासमती धान तो 21 ग्राम। गेहूं का पूछा गया तो गेहूं का होता है आपका 40 ग्राम, ठीक है। गेहूं का जो वजन रहता है ना, वो आप देखेंगे कि धान की तुलना में थोड़ा ज्यादा रहता है। इसके बाद आपको एक और साल पूछा गया था, जैसे मैंने आपको एक वीड बताया था, गेहूं का मामा, याद आ गया आंसर? गेहूंसा। तो एक साल आपको गेहूंसा का भी टेस्ट वेट पूछा था, तो गेहूंसा का टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम, बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। तो टेस्ट वेट आपको समझ आएंगे। चलिए सीड इंडेक्स की बात करते हैं। तो सीड इंडेक्स में जनरली आपका एक ही साल पूछा था, और वो थी आपका चना। तो चना का जो टेस्ट वेट रहता है वो 16 से 27 ग्राम रहता है, ठीक है। तो इतने को आप समझ लेंगे, क्लियर है। अच्छा, अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि सीड का परीक्षण करना, टेस्ट करना। सीड का परीक्षण क्यों किया जाता है भाई? क्यों हम किसी चीज का टेस्ट करते हैं? जैसे मैं बोल रहा हूं कि मुझे टाइफाइड का टेस्ट करना है, तो टाइफाइड का पता लगाने के लिए। मलेरिया का टेस्ट कर रहा हूं तो मलेरिया का पता लगाने के लिए। तो सीड टेस्ट किसके लिए किया जाएगा? तो सीड टेस्ट का मतलब रहता है बीजों की गुणवत्ता। क्या रहती है? बीजों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए आपका परीक्षण किया जाता है।
कि बीज आपके अच्छे हैं कि नहीं, उसमें कुछ त्रुटि थोड़े हैं, बीज आपके टूटे फूटे थोड़े हैं। तो इन सारी चीजों के कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, निकालते हैं रियल वैल्यू ऑफ सीड, अर्थात बीज का वास्तविक मान या मूल्य कहा जाता है। क्या मतलब रहता है सीड वैल्यू? देखिए, बीजों का उपयोग किसके लिए करेंगे हम? फसलों को लगाने के लिए, पेड़ पौधों को लगाने के लिए। तो अगर आपका बीज ही अच्छा नहीं होगा तो उसका उपयोग आप क्यों करोगे? और बीज अच्छा है कि नहीं ये आप कैसे पता लगाओगे? तो बीज के अच्छे या नहीं होने का परीक्षण जो किया जाता है वो रियल वैल्यू ऑफ सीड, अर्थात बीज के वास्तविक मान के आधार पे किया जाता है। क्या कहता है? बीज के वास्तविक मान के आधार पे। अब इसकी गणना कैसे की जाती है? ये बोल सकते हैं कि वास्तविक मूल्य या बीजों का वास्तविक जो मान है वो कैसे निकाला जाता है? तो किसी भी बीज की शुद्धता और अंकुरण के अनुसार, क्या है, किसी भी बीज के शुद्धता प्रतिशत व अंकुरण प्रतिशत के आधार पे क्या निकाला जाता है? रियल वैल्यू ऑफ सीड। एक साल आपके एग्जाम में पूछा गया था, रियल वैल्यू ऑफ सीड होता है शुद्धता और अंकुरण, ठीक है, फिर आपका अशुद्धता और अअंकुरण, फिर आपका ए और बी दोनों या कोई भी ऑप्शन है। तो आपको याद रखेंगे उसमें सही आंसर क्या लिया गया था? शुद्धता प्रतिशत व अंकुरण प्रतिशत के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी एंड जर्मिनेशन परसेंट ऑफ सीड, क्या किया जाता है? बीज का वास्तविक मान की गणना की जाती है। इसका एक सूत्र भी है कि रियल वैल्यू ऑफ सीड इज इक्वल्स टू, रियल वैल्यू ऑफ सीड मतलब बीज का वास्तविक मान बराबर शुद्धता प्रतिशत गुणित अंकुरण प्रतिशत भागित 100, कि आप शुद्धता प्रतिशत और अंकुरण प्रतिशत का गुणा कर दीजिए और उसको 100 से विभाजित कर दीजिए, तो जो मान आएगा वो बीज का वास्तविक मान आएगा। और नेक्स्ट जो आपका नोट पॉइंट है इसको लिख लेंगे कि किसी भी बीज का वास्तविक मान 70 से 75%, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर वैल्यू इससे कम हो रही है तो इस बीज का उपयोग हम कृषि कार्य में नहीं करते हैं। एग्जाम में आपका पूछा था कि बीज का वास्तविक मान होना चाहिए 70 से 75% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन दिया गया, जैसे ऑप्शन ए दिया गया 65, ऑप्शन बी दिया गया 55, ऑप्शन सी दिया गया 70 या ऑप्शन डी दिया गया 75, मान लेते हैं कंफ्यूजिंग एक बार आया था, ठीक है, एक बार यही कंफ्यूजिंग आया था। और एक बार आपका ऑप्शन दिया गया था सीधा सीधा रेंज पे दिया गया था 20, ठीक है, 30, फिर सी दिया था आपका 50 और डी दिया गया था 70। 2 साल ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो पहले साल आपका क्या पूछा गया था? 65, 55, 70, 75। अब बोलेंगे कि 70 और 75 तो दोनों आते हैं, ऐसे कंडीशन में आप 75 को टिक करेंगे। क्लियर है? अगर ऐसा कंडीशन है, ठीक है, कि 20, 30, 50, 70, तो ऐसे कंडीशन में आप 70 को टिक करेंगे। 70 से 75 एक रेंज रहता है, लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं तो आप 75 को टिक करेंगे। क्लियर है? तो बीज का वास्तविक मान आपका कितना होना चाहिए? 75%। अच्छा, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? शुद्धता प्रतिशत गुणित अंकुरण प्रतिशत डिवाइडेड बाय 100। अब बात आती है कि शुद्धता प्रतिशत और अंकुरण प्रतिशत कैसे निकाला जाए। ये भी तो एक चैलेंज है ना, कि शुद्धता प्रतिशत की गणना कैसे की जाती है। तो देखिए, बीज की जो शुद्धता रहती है, यहां पे हम थोड़ा सा यहां जाते हैं कि बीज की जो शुद्धता रहती है, प्योरिटी रहती है, उसको 2 हिस्सों में विभाजित किया गया। क्या? 2 हिस्सों में। एक को बोला गया आपकी भौतिक शुद्धता और एक को बोला गया आपकी आनुवांशिक शुद्धता। एक को बोला गया आपका फिजिकल प्योरिटी, एक को बोला गया है आपका जेनेटिक प्योरिटी। तो फिजिकल प्योरिटी क्या रहता है? फिजिकल भौतिक मतलब क्या है? देखकर, छूकर जो हम पता लगाते हैं। मतलब यदि किसी बीज को देखकर लग रहा है कि ये बीज टूटा फूटा है या इसमें कंकड़ पत्थर आ गए हैं, क्या है? कोई बीज यदि टूटा फूटा है, उसकी आकृति खराब है, आकार खराब है और उसमें कंकड़ या पत्थर हो, तो उस बीज को कहा जाता है आपका अशुद्ध बीज। क्या कहा जाता है? अशुद्ध बीज, इम्प्योरिटी कहा जाता है। और इसी इम्प्योरिटी को एग्रीकल्चर में आपका एक साल क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी बीज के भौतिक अशुद्धता को कहा जाता है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉकेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉकेज। अशुद्धता को ना, शुद्धता को मत कर देना, अशुद्धता को, भौतिक अशुद्धता को डॉकेज कहा जाता है।
और शुद्ध मतलब क्या रहता है, ऐसे बीज जिनमें टूटे फूटे होने या कंकड़ पत्थर होने का मात्रा बहुत कम या नहीं के बराबर पाया जाता है, उसको शुद्ध बीज कहा जाता है। ठीक है, और इसकी गणना कैसे की जाती है, तो शुद्ध बीज बराबर क्या रहता है, शुद्धता मतलब प्योरिटी परसेंट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, शुद्धता ज्ञात करने का फॉर्मूला रहता है, शुद्धता प्रतिशत बराबर शुद्ध बीजों का भार बटे कुल बीजों का भार। मान लेते हैं कि आपने 10 ग्राम बीज लिया है, क्या लिया है, 10 ग्राम बीज। उसमें उसके बाद आपने क्या किया, उनको छांटना शुरू किया कि भाई कंकड़ पत्थर कितने हैं उसको अलग किया, टूटे फूटे बीज कितने हैं उसको अलग किया, और आपका निकल गया 6 ग्राम। क्या निकल गया, 6 ग्राम। तो शुद्धता प्रतिशत कितना होगा, 6/10 इंटू 100 कर दो आप, तो ये 1 0 से 1 0 कटा, कितना आ गया आपका 60%। ठीक है, यहां इंटू दिया ना, इंटू 100। तो प्योरिटी परसेंट कैसे निकाला जाता है, शुद्ध बीज जो आपके निकल गए उसके भार को आप विभाजित कर दीजिए किससे, कुल बीजों के भार से, और इसको 100 से इंटू कर दीजिए, आपका प्योरिटी निकल गया। तो इस फॉर्मूले में आपको प्योरिटी मिल गया। क्लियर है, इस पौधे में सॉरी इस फॉर्मूला में आपको क्या है, प्योरिटी मिल गया। अब बात करते हैं अशुद्धता की। तो अशुद्धता की जरूरत तो है नहीं, पर ज्ञात कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, अशुद्ध बीजों का भार। तो अशुद्ध बीज आपके कितने बच गए थे, अगर 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4, तो 4/10 इंटू 100, तो अशुद्ध बीजों का प्रतिशत कितना निकल जाएगा आपका, 40। शुद्ध और अशुद्ध बीज कैसे निकाले जाते हैं आपको पता चल गया। चलिए, ये तो रही आपकी भौतिक की बात। अब बात की जाती है आनुवांशिक शुद्धता किसको बोलते हैं। आनुवांशिक शुद्धता का मतलब रहता है कि किसी बीज के किस्मों के मध्य, ठीक है, मान लेते हैं आपने सुना होगा धान की एक बीज है महामाया, मान लीजिए आपने महामाया बीज को उगाया है, और उसके बीच में एक और आपकी वैरायटी क्या हो जाती है, दंतेश्वरी। ठीक है, ये दोनों ही धान की बीजें, ठीक है, धान की किस्में हैं, इसको ये मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने महामाया किस्म को उगाया और उसके बीच में अगर दंतेश्वरी किस्म उग गई, भले वो धान हो, परंतु वो धान तो नहीं ना जो हम उगाना चाहते हैं। तो किसी एक फसल के, किसी एक किस्म के बीच में किसी दूसरी किस्म का आ जाना उसके आनुवांशिक शुद्धता को कम करता है। समझ गए। मान लेते हैं कि आपका 100 किलोग्राम बीज उत्पादन हुआ है, जिसमें 99 किलोग्राम आपका महामाया है और 1 किलोग्राम आपका दंतेश्वरी है। तो क्या कहलाएगा कि उस धान की फसल में महामाया किस्म की आनुवांशिक शुद्धता कितनी है, 99%। ठीक है, प्रतिशत में निकालेंगे तो 99 निकलेगा ना, और अशुद्धता कितनी है, 1%। तो इस चीज को भी आप नोट कर लेंगे कि आनुवांशिक शुद्धता 99.9% होनी चाहिए। क्या है, 99.9%, और भौतिक शुद्धता का मान आपका 98% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों इतने मात्रा में, मतलब मान लीजिए कि अगर आपकी आनुवांशिक शुद्धता जो है वो इससे कम हो गई या भौतिक शुद्धता इससे कम हो गई, तो आपकी बीज की शुद्धता प्रभावित हो जाती है। क्लियर है, तो ये रही शुद्धता की बात। अब बात करते हैं अंकुरण की बात। तो अंकुरण कैसे निकाला जाता है, सबसे सिंपल है। ठीक है, सबसे सिंपल है अंकुरण निकालना। मान लेते हैं कि आपने 10 बीज को लगाया, खेत में 10 बीज को लगाया, जिसमें से 9 बीज उग गए और 1 बीज जो है वो नहीं उगा। तो अंकुरण कितना हुआ, 90%। मतलब अंकुरण प्रतिशत ज्ञात कैसे किया जाता है, तो अंकुरण प्रतिशत बराबर अंकुरित हुए बीजों की मात्रा डिवाइडेड बाय कुल बीजों की मात्रा इनटू 100। तो ये आपका अंकुरण भी निकल गया। तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है रियल वैल्यू ऑफ सीड। आप अंकुरण प्रतिशत को रख दीजिए, आप शुद्धता प्रतिशत को रख दीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, बीज का वास्तविक मान। और बीज का वास्तविक मान कितना, 70 से 75% कम से कम होना चाहिए। इससे कम हुआ तो आपका बीज अच्छा नहीं माना जाएगा। आपके बीज का उपयोग हम क्या है, सामान्यतः फसल उत्पादन में नहीं करते हैं। अब इसके बाद ना एक साल पूछा गया था आपका ऑर्थोडेक्स बीज क्या रहता है। अब पूछा गया है तो बताते हैं क्या है, ऑर्थोडेक्स। ऑर्थोडेक्स बीज किसे कहते हैं, तो ऐसा बीज जो कि कम तापमान और कम नमी में आसानी से क्या हो जाता है, भंडारित हो जाता है। क्या हो जाता है, भंडारित। मतलब
जो बीज कम ताप और कम नमी में भी आसानी से भंडारित हो जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑर्थोडॉक्स बीज। क्लियर है? एग्जाम्पल में आपका क्या जाएगा? जितने भी आपके अनाज हैं या जितने भी आपके दलहनी फसल हैं उनके बीज। ठीक है, तो आप अनाज में देख सकते हैं धान है, आपका गेहूं है, मक्का है, ज्वार है। दलहनी में आप देख सकते हैं चना है, मटर है। इन बीजों को क्या कर सकते हैं हम? कम ताप और कम नमी में आसानी से लंबे अवधि के लिए क्या करते हैं? भंडारित कर सकते हैं। और अगर एक साल आपका ये भी पूछा था रिकैल्सिट्रेंट बीज किसको कहते हैं? क्या है? रिकैल्सिट्रेंट बीज। तो ऐसे बीज जिनको कम ताप व नमी में भंडारित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर भंडारण कक्ष का तापमान कम है, नमी कम है, तो ऐसे बीज भंडारित नहीं होंगे, खराब हो जाएंगे। इनको क्या कहते हैं? रिकैल्सिट्रेंट बीज। और इसके उदाहरण है आपके नारियल है आपका, ठीक है, नारियल, आम के बीज। इनको हम क्या है? कम तापमान या कम नमी में भंडारित नहीं कर सकते। तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, इसके बाद आपके सिलेबस में सीड टेक्नोलॉजी में एक और चीज जोड़ा गया है, टाइप्स ऑफ सीड, बीजों के प्रकार। और सीड टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपका यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या है? यहीं से पूछे जाते हैं। टाइप्स, प्रकार, बीजों के प्रकार कितने हैं? तो मुख्यतः बीजों के 5 प्रकार पाए जाते हैं। क्या है? 5 प्रकार पाए जाते हैं। पहला है आपका केंद्रक बीज, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बीज कहा जाता है। दूसरा है आपका प्रजनक बीज, जिसको इंग्लिश में ब्रीडर कहा जाता है, ब्रीडर सीड। तीसरा है आपका आधार बीज, जिसको इंग्लिश में फाउंडेशन सीड कहा जाता है। चौथा है आपका पंजीकृत बीज, जिसको इंग्लिश में रजिस्टर्ड सीड कहा जाता है। और लास्ट है आपका प्रमाणीकृत, जिसको इंग्लिश में सर्टिफाइड सीड कहा जाता है। कौन कौन से आपके सीड? पहला है आपका केंद्रक बीज, दूसरा है आपका प्रजनक बीज, तीसरा है आपका आधार बीज, चौथा है आपका पंजीकृत बीज, पांचवा है आपका प्रमाणीकृत बीज। इंग्लिश में बोला जाए तो न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड, सर्टिफाइड सीड। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नोट कर लेंगे। पहला तो ये पूछा जाता है कि इनको निकाला कहां से गया, उत्पादन कहां से होता है, ठीक है, कौन इसका उत्पादन करता है। दूसरा है कि इनके थैले का रंग, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब हम बीज लेने जाते हैं बीज निगम से, तो उन थैलों में एक टैग लगा रहता है और उस टैग का एक रंग रहता है। तो अलग अलग बीजों में अलग अलग रंग रहता है। और यहां से तो एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं, एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई फाउंडेशन सीड में कौन सा टैग लगा रहता है, ब्रीडर सीड में कौन सा टैग लगा रहता है। तो ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछे जाते हैं। और इसके बाद इसकी शुद्धता पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? शुद्धता, कि भाई किसकी शुद्धता कितनी पाई जाती है, इन चीजों के बारे में क्वेश्चन आता है। तो चलिए एक एक को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रक बीज की, न्यूक्लियर सीड। ये क्या होता है? ऐसे बीज जिनको नए रूप से विकसित किया गया, ठीक है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जब कोई नई किस्म निकाली जाती है, न्यू वैरायटी, तो नए वैरायटी या नई किस्म से विकसित बीज को, नई किस्म से विकसित बीज को हम क्या कहते हैं? केंद्रक बीज। नोट कर लेंगे, अगर आपको एग्जाम में पूछा गया कि जब नई किस्म का विकास किया जाता है तो उस बीज को कहा जाता है, तो उस बीज को कहा जाता है केंद्रक बीज, पहला चीज। दूसरा, इसका उत्पादन कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्पादन जो है आपकी स्वयं प्रजनक के द्वारा, जो आपके ब्रीडर होंगे ना, जो साइंटिस्ट रहते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। पर कहां पे किया जाता है? तो कृषि विश्वविद्यालय में। क्या है? कृषि विश्वविद्यालय में, या फिर आपका कहां किया जाएगा? अनुसंधान संस्थानों में, अनुसंधान संस्थान। प्रजनक बीज कहां उगाए जाएंगे? आपके
या कहां पे प्रोडक्शन किया जाएगा उनका, या तो आपके जो यूनिवर्सिटीज है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, या फिर आपके रिसर्च स्टेशन जो है वहां पे किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? किसी स्वयं प्रजनक के द्वारा, जो ब्रीडर होगा, ठीक है, जिसको इसके बारे में पता होगा। फिर थैले का रंग क्या रहता है, ये एक साल आपका पूछा था, और वहां पे ना मुझे याद है उस साल लगभग 70 से 80% स्टूडेंट ने गलत किया था। याद रखेंगे, केंद्रक बीज में थैले का कोई रंग ही नहीं होता है। सॉरी, थैले के रंग में जो टैग रहता है ना, थैले का रंग नहीं बोलेंगे इसमें, थैले में टैग का रंग बोल देंगे, टैग का रंग, ठीक है। तो प्रजनक बीज, सॉरी, जो आपका केंद्रक बीज है, केंद्रक बीज के थैले में कोई टैग होता ही नहीं, क्या है, होता ही नहीं है। तो मतलब क्या कह सकते हैं, अगर आपको इस साल पेपर में पूछा गया, इस साल मान लेंगे कि किस प्रकार के बीज के थैले में कोई रंग का टैग होता ही नहीं है, तो वो आपका कौन सा बीज है? केंद्रक बीज, जिसके थैले में किसी भी प्रकार का कोई भी रंग का टैग नहीं होता है। कहां से निकाला जाता है? तो कृषि विश्वविद्यालय या फिर अनुसंधान संस्थान के द्वारा। कहां, कितनी मात्रा में निकाली जाती है? तो नई किस्म रहती है, विकसित बीज। अच्छा, मात्रा पूछा गया तो बहुत कम मात्रा रहती है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। क्या रहती है? जो आपके केंद्रक बीज में बीज की मात्रा बहुत कम रहती है। क्यों? क्योंकि इसको अनुसंधान कार्य के लिए निकाला गया है। अच्छा, नेक्स्ट, इसका प्योरिटी पूछा गया, जेनेटिक पूछा जाए या फिजिकल पूछा जाए, याद रखेंगे केंद्रक बीज की शुद्धता जो रहती है वो 100% रहती है। ये भी आपका पेपर में पूछा गया कि केंद्रक बीज की शुद्धता या प्योरिटी। अब अगर ये आपको फिजिकल प्योरिटी पूछ रहा है, चाहे आपको जेनेटिकल प्योरिटी या आनुवांशिकी प्योरिटी पूछ रहा है, दोनों ही प्योरिटी आपके कितने रहते हैं? 100% शुद्ध बीज को क्या कहा जाता है? पेपर में अगर पूछा गया 100% शुद्ध बीज को क्या कहा जाता है? तो केंद्रक बीज कहा जाता है। कहां से निकाला जाता है? बताया जा चुका है। दूसरा में आते हैं, दूसरा क्या है आपका? प्रजनक बीज। तो प्रजनक बीज कैसे उगाया जाता है? तो केंद्रक बीज की जो संतति रहती है, मतलब केंद्रक बीजों की उपयोग से, केंद्रक बीजों की सहायता से आपका प्रजनक बीज निकाला जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि प्रजनक बीज कहां से आएंगे? तो केंद्रक बीज से प्रजनक बीज को उत्पादित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि कहां पे उगाया जाता है? तो सेम यही चीज, कृषि विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान में ही आपका ब्रीडर बीज का उत्पादन किया जाता है। सेम है ना, क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन कि टैग का कलर क्या रहता है? हाँ, तो इसके टैग का कलर है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सबका नहीं होगा। तो इसके टैग का कलर रहता है आपका सफेद। अगर आपको एग्जाम में जो पूछा गया है या पूछा जाए कि आपका जो प्रजनक बीज है उसके थैले में किस रंग का टैग रहता है, माफ कीजिएगा मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, ठीक है, मैंने आपको फाउंडेशन का बता दिया। केंद्र प्रजनक बीज में जो थैले का टैग रहता है वो सुनहरा पीला रहता है। क्या रहता है? सुनहरा पीला, क्लियर है। वो सफेद जो है वो आपके फाउंडेशन का है। तो केंद्रक बीज से निकलेगा, कहां से निकाला जाएगा? कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान से। क्या रहेगा? टैग का कलर सुनहरा पीला। अब इसके शुद्धता कितनी रहती है? तो इसकी जो शुद्धता रहती है वो लगभग 100% ही रहती है, ठीक है, लगभग 100%। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम में बोला कि मान लीजिए अगर आपको पूछा गया कि 100% शुद्धता किस बीज की रहती है, अगर आपके ऑप्शन में न्यूक्लियस दिया है तो आप न्यूक्लियस को ही टिक करोगे। अगर न्यूक्लियस ना दे के ये 4 ऑप्शन दिए, मान लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में आपको ये लास्ट का ऑप्शन नहीं दिया और ये 4 दिए, तो आप किसको टिक करोगे? केंद्रक को। अगर केंद्रक नहीं दिया है तो किसको टिक करोगे? प्रजनक को। यह माना जाता है कि जो प्रजनक बीज है वो केंद्रक बीज के समान ही रहती है, परंतु कुछ त्रुटि हो सकती है, कुछ प्रतिशत शुद्धता जो कि ना के बराबर है। मैंने क्या बोला? लगभग 100%, लगभग ना के बराबर शुद्धता रहती है, और इस बीज को क्या कहा जाता है? प्रजनक बीज। अच्छा, ये जो आपके दोनों बीज है ना, इसका काम और सिर्फ अनुसंधान के लिए किया जाता है, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूशन वितरित नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर आपको पेपर में एक साल क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुसंधान कार्य के लिए किन बीजों का उपयोग किया जाता है, तो केंद्रक और प्रजनक बीजों का उपयोग अनुसंधान कार्य के लिए किया जाता है। चलिए तीसरे बीज की बात करते हैं, आपका आधार बीज या फाउंडेशन बीज। तो ये बीज आपका कहां से आएगा? इस बीज का उत्पादन कहां से होगा आपकी? तो इस बीज का जो आपका उत्पादन होगा, ठीक है, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट कर देता हूं, ये किसका है? आपका इधर का है, और ये किसका है? आपका इसका है।
चलिए फिर आपके आधार बीज की बात करते हैं। तो इन दोनों को मैं मिटा देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे ज्यादा। लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट क्या है आपका आधार बीज। तो आधार बीज का उत्पादन कहां से होगा, ये आधार बीज है आपका, इसकी बात करते हैं। तो पहला पॉइंट, इसका जो उत्पादन रहता है वो आपके प्रजनक बीज से किया जाता है। देखिए ऊपर से ना धीरे धीरे नीचे आते हैं, मतलब केंद्रक बीज से आपका प्रजनक बीज बनेगा, प्रजनक बीज से आपका आधार बीज बनेगा। इन दोनों को भी छोड़ देते हैं क्योंकि इनके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। तो आधार बीज कहां से आपको उत्पन्न किया जाएगा, प्रजनक बीज से। दूसरा, आधार बीज को किस स्थान से किया जाता है। अब यहां पे आपका कृषि अनुसंधान जो अनुसंधान संस्थान या कृषि विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं है। यहां पे आपका NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, केंद्रीय बीज निगम जो रहती है वो आपके आधार बीज को उत्पादन कर सकती है। इसके साथ ही साथ जो आपके प्राइवेट सीड कंपनी है, क्या है, प्राइवेट सीड कंपनी, जो आपकी अशासकीय जो आपके बीज के जो कंपनीज हैं वो उसका उत्पादन कर सकते हैं। बस शर्त यह होना चाहिए कि जो सीड कंपनी है वो आपकी पंजीकृत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और लास्ट में आपका सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, बीज प्रमाणीकरण संस्था जो रहती है ना, ये तीनों ही आपके आधार बीज का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे आपके कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान की जरूरत नहीं होती, ये तीनों ही इसका उत्पादन कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। इसके बाद शुद्धता कितनी रहती है, तो भौतिक शुद्धता जो रहती है वो आपकी 98% से अधिक होनी चाहिए। और अगर मैं आनुवांशिक या जेनेटिक प्योरिटी की बात करूं तो आपका 99.5 से 99.9% तक होना चाहिए। क्लियर है। लास्ट में टैग का रंग, जैसे मैंने बताया था क्या होता है, सफेद। क्लियर है, समझ आ गया इतना। इसके बाद बात करते हैं हम पंजीकृत बीज की। तो देखिए पंजीकृत बीज में पहला चीज आता है कि पंजीकृत बीज कहां से उत्पादित किया जाता है। तो पंजीकृत बीज को उत्पादित किया जाएगा आपके आधार बीज से। ठीक है, फाउंडेशन सीड से आपका पंजीकृत बीज आएगा। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। इसमें बस कुछ पॉइंट ही है जो आपका पूछा जाता है। पहला पॉइंट है कौन उत्पादित करता है, तो आपका कौन उत्पादित करेगा, आधार बीज से आपका पंजीकृत बीज बनाया जाता है। और इसके टैग का रंग क्या होता है, तो इसके टैग का रंग होता है आपका नारंगी या गुलाबी, सॉरी नारंगी या बैंगनी होता है, गुलाबी। क्लियर है। अब मैं बोलूंगा कि ये सारी, आप पूछेंगे कि ये सारी चीजों को क्यों मिटा दिया गया है। तो इसलिए मिटाया गया है कि आपका एक सवाल क्वेश्चन पूछा गया था, एक साल सवाल पूछा गया था कि भारत में कौन से बीज का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो भारत में पंजीकृत बीज नहीं उगाया जाता है। तो भारत में क्या प्रोसेस होगा, केंद्रक से प्रजनक, प्रजनक से आधार और आधार से सीधा प्रमाणीकृत। पंजीकृत बीज का उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है, ये बीज आपके विदेशों में उगाई जाती है। क्लियर है, समझ आ गया। इसलिए इस बीज के बारे में सिर्फ आपको 3 पॉइंट याद रखना है कि आधार बीज से निकलेगा, इसके टैग का रंग जो नारंगी और बैंगनी होगा, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इस बीज को भारत में नहीं उगाया जाता है। तो आपके लास्ट प्रमाणीकृत बीज की बात करते हैं। तो प्रमाणीकृत बीज का उत्पादन कहां से होगा, क्योंकि पंजीकृत तो भारत में है ही नहीं, तो प्रमाणीकृत बीज भी आपका कहां से उत्पादित होगा, आधार बीज से। कहां से उत्पादित होगा, आधार बीज से। दूसरा, उत्पादन कौन करेगा, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट और एक एक्स्ट्रा जो नाम जुड़ जाता है वो है किसान, कि किसानों के द्वारा आपका प्रमाणीकृत बीज का उत्पादन किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि उत्पादन के लिए आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, प्रमाण लेना पड़ेगा कि भाई आपका बीज उत्पादन का जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही है। और इस प्रक्रिया के लिए जो सर्टिफिकेट कौन देगा, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, बीज प्रमाणीकरण संस्था आपके खेत में आएगी और बीच बीच में ये देखेगी, इवोल्यूशन करेगी, मूल्यांकन करेगी कि आपके द्वारा उगाया गया जो बीज है क्या वो बीज के स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई करता है तो आपके बीज को सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है आपके बीज उत्पादन में, तो उस बीज को प्रमाणीकृत नहीं माना जाएगा। तो प्रमाणीकृत बीज कौन उत्पादित कर सकता है, किसान कर सकते हैं, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी कर सकता है, इसके साथ ही साथ नेशनल सीड कॉर्पोरेशन कर सकता है, और इसके साथ प्राइवेट सेक्टर्स कर सकते हैं।
क्लियर है? अच्छा, तीसरा चीज जो आपको पूछा गया था कि किसानों को कौन सा बीज उत्पादन के लिए दिया जाता है। तो याद रखेंगे, जो आपका सर्टिफाइड सीड रहता है, प्रमाणित बीज का उपयोग ही किसानों के द्वारा या फिर उत्पादन के लिए, किसके उत्पादन के लिए, फसल के उत्पादन के लिए जो बीज का उपयोग किया जाता है वो आपका सर्टिफाइड सीड ही होता है। पेपर में पूछा गया, आंसर लिख देना है। लास्ट में बात आती है टैग का कलर क्या रहता है, तो नीले पेन से लिख रहा हूं, याद रखेंगे नीली कलर का टैग, नीले कलर का जो टैग रहता है वो आपके सर्टिफाइड सीड में लगा रहता है। तो ये आपका क्या था, पूरा का पूरा बीज का प्रकार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, गलती नहीं करेंगे। अब यहां पे इसके बाद एक और चीज हम पढ़ेंगे, बार बार हम बात कर रहे थे सीड, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की। तो आपका एक साल सवाल पूछा था कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। क्या है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, केंद्रीय या राष्ट्रीय बीज निगम। ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय बीज निगम इसका पूरा नाम रहता है। इसकी जो शुरुआत की गई थी, स्थापना 1963 में की गई थी, ये वर्ष पूछा जाता है। और इसके बाद अगर इसके कार्य पूछे गए तो इसका कार्य रहता है बीज के उत्पादन और वितरण से। देखा होगा हमने कि फाउंडेशन सीड जो रहता है, आधार बीज जो रहता है, आधार बीज का उत्पादन आपका कौन करता है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन आधार बीज का उत्पादन करता है, और उत्पादित बीजों के वितरण का काम भी कौन करता है, आपका नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम। ठीक है, या केंद्रीय बीज निगम भी बोला जाता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1963 में। इसके बाद जो इसके पश्चात जो आपको अगला सवाल पूछा गया था वो ये था कि सीड एक्ट कब आया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग जितने भी नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं एग्रीकल्चर के, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और मजेदार बात यह है कि इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज बड़ा किया जाता है। क्या कंफ्यूज किया जाता है, मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूं क्या क्या दिए जाते हैं। एक दिया जाता है आपको 1963, एक दिया जाता है आपको 1966 और एक दिया जाता है आपको 1969। ठीक है, ये तीन ऑप्शन में कंफ्यूज किया जाता है। कैसे आप समझेंगे, 1963 तो आपको समझ आ गया कि जो आपका नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है उस चीज के अकॉर्डिंग आपको कंफ्यूज किया जाएगा। पर 1966 और 1969 क्या है, तो सीड एक्ट जो था वो पारित किया गया था। ठीक है, क्या है, पारित किया गया था आपका दिसंबर 1966। याद रखेंगे क्या किया गया था, पारित, मतलब जो आपका एक्ट है उसको पारित किया गया 1966 में। परंतु अक्टूबर, डेट के साथ बता रहा हूं, 2 अक्टूबर 1969 को इसे लागू किया गया। तो अगर आपको पेपर में पूछा जा रहा है कि सीड एक्ट लागू कब किया गया था, तो लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1969 को। अगर आपको पूछा गया कि सीड एक्ट पारित कब किया गया था, तो पारित किया गया था दिसंबर 1966 को। यहीं पे कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट को कि पूछा जाता है लागू और वो टिक कर देता है 1966। भाई 1966 को वो पारित हुआ था, बिल पारित हुआ था, लागू हुआ 1969। ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपको सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके पश्चात आपको एक चीज पूछा जाता है, पृथक्करण दूरी। ठीक है, एक साल आपका क्वेश्चन आया था कि पृथक्करण दूरी से आशय है। तो क्या आशय है, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है आपका आइसोलेशन डिस्टेंस। क्या है, आइसोलेशन डिस्टेंस, हिंदी में क्या कहा जाता है, पृथक्करण दूरी। तो देखिए आइसोलेशन का मतलब तो आप वर्तमान समय में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइसोलेशन मतलब क्या रहता है कि किसी एक व्यक्ति जो कि इन्फेक्टेड हो उससे दूसरे को बचाने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी हम कोरोना के समय बोल रहे हैं कि कहीं भाई कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखें, 6 फीट की दूरी बनाए रखें। मतलब क्या होगा कि अगर 6 फीट एक आदमी से दूसरा आदमी दूर है तो ये वायरस वहां तक प्रसारित नहीं होगा। तो यहां पे आइसोलेशन डिस्टेंस का मतलब रहता है कि बीज उत्पादन के समय एक बीज को या किसी एक बीज की किस्म को कोई दूसरे बीज की किस्म प्रभावित ना करे, इसके लिए उन दोनों के मध्य जो दूरी रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, पृथक्करण दूरी। क्या है, जैसे कि मैंने जब आनुवांशिक शुद्धता बताई थी तो मैंने क्या बोला था कि महामाया आपने लगाया है और वहीं पे अगर आपकी दंतेश्वरी के कुछ बीज मिल जाएं
तो क्या होगा, आपकी आनुवांशिक शुद्धता क्या होगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी बोला था। तो आइसोलेशन डिस्टेंस का परिभाषा क्या बन जाएगा कि किसी फसल में किस्मों के मध्य जो दूरी रखी जाती है, अच्छा दूरी क्यों रखी जाती है, क्योंकि आनुवांशिक शुद्धता जो आपकी आनुवांशिक शुद्धता प्रभावित ना हो, इसके लिए जो दूरी रखी जाएगी, किसी फसल के किसी दो किस्मों के मध्य में जो दूरी रखी जाती है जिससे कि किसी फसल की आनुवांशिक शुद्धता प्रभावित ना हो, वह आपका क्या कहलाता है, आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी। ठीक है, और ये अलग अलग फसलों में अलग अलग रखी जाती है। जैसे जो आपकी अनाज वाली स्वपरागित फसल है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, उसमें जो आपका डिस्टेंस है वो 2 से 5 मीटर तक रखा जाता है। मतलब ये मान लेते हैं आपका एक प्लॉट है जहां पे मैंने महामाया लगाया, तो कम से कम दूसरे प्लॉट के बीच में दूरी 2 से 5 मीटर होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे दंतेश्वरी लगाइए तो ठीक है। ठीक है, धान के केस में तो जनरली 3 मीटर रखा जाता है। ठीक, अगर आपको धान या गेहूं के किस्मों के मध्य पूछा गया कि दूरी कितनी रखी जाती है तो 3 मीटर, ये आपका एग्जाम में आया भी है। तो ये दूरी रखी जाती है आपकी। अगर ये दूरी नहीं रखी गई तो आपकी जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो आपके बीज को प्रमाणीकृत नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आनुवांशिक अशुद्धता आने का चांस है, तो वो क्यों प्रमाणीकृत करेगी? भाई आपका बीज ही शुद्ध नहीं है, आपका बीज ही अच्छा नहीं है, तो उसका उपयोग क्यों किया जाएगा? क्लियर है? तो आइसोलेशन डिस्टेंस, अच्छा ये तो स्वपरागित फसल की बात रही। पर परागित जो आपका क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसमें डिस्टेंस बहुत रखा जाता है, बहुत ज्यादा, लगभग आपका 200 से 1000 मीटर तक रखा जाता है एक फसल से दूसरे फसल के मध्य की दूरी। क्लियर है? तो ये आपका सीड टेक्नोलॉजी का ये जो क्लास था, यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन की। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि जो आपका बीज की क्षमता कैसे ज्ञात की जाती है, ठीक है, बीज की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, और जो आपके सिलेबस में ऐड किया गया है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन सीड प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।